किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, कुछ किस्से कुछ कहानियों के साथ मैं अतुल विश्नोई आज फिर हाजिर हूं। आज से मैं आपको अन्य कहानियों के साथ साथ सुप्रसिद्ध कथाकार हिमांशु जोशी की कुछ कहानियां भी सुनाऊंगा। आज की कहानी जो मैंने उनके संकलन से ली है, उसका शीर्षक है खिलौने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। परछाइयां आती आती रुक गईं। किसी ने झकझोरते हुए जगाया। उठिएगा नहीं, स्टेशन तो आ भी चुका है। सुबोध बाबू ने अचकचाते हुए इधर उधर देखा, जैसे कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो पड़ी हो। आंखें फाड़े खिड़की की राह बाहर देखते रहे, फिर कुली कुली आवाज लगाते हुए खड़े हो गए। सामान उतारा जाने लगा। अंत में उतारते उतारते डिब्बा ही आधा रीता हो गया, लेकिन फिर भी उतारा जाना रुका नहीं। बिस्तरा, कनस्तर, 4-6 ट्रंक, बाल्टियां, बोरे, टूटी फूटी चारपाइयां, फोल्डिंग कुर्सियां, रीति भरी कंडिया, न जाने क्या क्या। पूरा घर गिरस्ती का सामान, एक पूरा पहाड़। बड़े जतन से, बड़े करीने से सामान उन्होंने खुद ही ठेले पर लगाया, अपनी पुरानी आदत के अनुसार। नकदी वाली पेटी और खिलौनों की कंडिया जमा ली अगल बगल। गुब्बारों का गुच्छा हाथ में लिया। गाड़ी भागी अपनी रफ्तार से, लेकिन उनका बूढ़ा मन उससे भी तेज गति से दौड़ा जा रहा था, बिना पैर, बिना पंखों के। लगता नहीं था कि अब उनकी आयु रेखा 6 दशाब्दियां पार कर 7वें की ओर रुक रुक कर आगे घिसट रही है। बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के, हवा में झूलता एक एक डग हौले हौले आगे धकेल रही है। बड़ी बेसब्री से गाड़ी आंगन पर रुकवाकर घर की ओर बढ़े। पत्नी द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा में डूबी थी। खिलौनों की कंडी, बैलूनों का गुच्छा उन्होंने हमेशा की तरह उस छोटे वाले कमरे में रख दिया, जहां हमेशा रखते थे। इतनी भागा भागी से उस ठंड में भी माथे पर पसीना उभर आया था। सन से सफेद बालों को सहलाते हुए उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। सदा की तरह कुछ कहने के लिए अधर किंचित खुले, पर शब्द एक भी फूटकर बाहर न निकला। आंखें खोले केवल सामने की ओर देखते रहे। ये क्या? पत्नी की निगाहें अभी तक भी खिलौनों से भरी टोकरी पर, गुब्बारों के रंग बिरंगे गुच्छे पर और उनके रंग विहीन मुखड़े पर टिकी थीं। सुबोध बाबू को जैसे होश आया। दुखते माथे को थामते हुए एक ठंडी आह भरकर वे बैठ गए। सामान कब उतारा उन्हें पता नहीं। कुलियों को किराए के कितने पैसे चुकाए खबर नहीं। रास्ते में तो कुछ नहीं छूट गया, कहीं रह तो नहीं गया, इसकी भी उन्होंने खोज खबर नहीं ली। रुपयों पैसों की संदूकची की ओर ध्यान नहीं गया। पलंग के सामने नन्हा सा पलंग अभी तक भी एक कोने में पड़ा था। उनकी भटकती हताश आंखें मीलों तक का लंबा चक्कर काटकर फिर उसी पर आ टिकतीं। न चाहते हुए भी फिर वहीं पर आ खड़ी होतीं। तब वे जोर से पलकें भींच लेते। सुन बैठे के बैठे रह जाते, जैसे सारी चेतना दम तोड़ चुकी हो। मालिनी ने जगाया तो ऐसे इधर उधर देखने लगे जैसे नींद से जगे हों। भोजन तैयार है। अच्छा। बहुत देर से गर्म पानी गुसलखाने में रखा है। अच्छा। सामान सारा ले आए? हां। हिसाब किताब करके आए? अब तो लौट कर नहीं जाना है ना? उन्होंने ना कहते हुए केवल सिर हिलाया। हाथ धोए, कपड़े बदले और खाना खाने बैठे। ये सारा काम स्वचालित यंत्र की तरह होता रहा। मालिनी ने 4-6 कुछ और सवाल पूछे, लेकिन उनका भी उत्तर हां ना के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। एक आध रोटी का टुकड़ा बड़ी मुश्किल से टूटा और बड़ी मुश्किल से निगला गया। वैसा ही खाया अनखाया करके हाथ धो डाले और पलंग पर जा गिरे। कमरा सूना था, कहीं से कोई स्वर फूटता न था। केवल घड़ी की टिक टिक के अतिरिक्त कुछ सुनाई न देता था। उन्होंने मुड़कर दीवार की ओर झांका तो 8 के अंक से आगे सुई अभी तक भी पढ़ न पाई थी। इतने सारे काम हो गए। स्टेशन से उतरे, ठेले में सामान चढ़ाया, उतारा, नहाया, खाना खाया और अभी तक भी 8। चश्मा उतार कर उन्होंने साफ किया और फिर देखा।
बड़ी देर तक फिर पड़े रहे, उदास से सोचते रहे, ठंडे दिमाग से अपने को समझाते रहे स्वयं ही। ये सब क्यों, किस लिए, आखिर किसके लिए? सोचते सोचते जब पत्नी का ख्याल आया तो मन में एक टीस सी उठी। उसके ठेस लगे दुखी दिल को फिर ठेस लगे, ये कहां तक उचित है? वैसे ही उसे क्या कम दुख है? नहीं। उन्होंने झटके से निगाहें मोड़ ली। ये सब भूलना ही तो होगा ना। सुबोध बाबू फिर उठ बैठे, मन बहलाने के लिए कुछ ढूंढने लगे, अगल बगल टटोलने लगे। धूल से ढकी मेज पर औंधे मुंह किताब पड़ी थी। उत्सुकता से उन्होंने बाहर खींची, इसी उम्मीद से कि कुछ वक्त तो गुजर ही जाएगा ना। लेकिन पहला पन्ना ही खोला था तो दिल धक से रह गया। अ माने अमरूद, आ माने आम, उसके ऊपर स्याही के छींटे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। बाबा, अब के हमारे लिए और अच्छी सी किताबें लाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कितनी लाओगे? ढेर सारी, तांगे में लाद कर। लाल किताब, पीली किताब, नीली किताब? हाँ हाँ, लाल नीली पीली सब। मोटर वाली, मुर्गी वाली, चिड़िया वाली और हाँ हाँ, सभी वाली, सभी चिड़ियों वाली लाद लाद कर लाएंगे। फिर जितना चाहो देखना, खेलना। तो फिर बाबा संदूकची में छिपा कर रखूंगा उन्हें, कहीं चिड़िया किताब में से उड़ गई तो? वो ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने झट अपने कानों पर हथेली रख दी। अभी तक भी अपनी अदृश्य हंसी का स्वर गूंजता साफ सुनाई दे रहा था उन्हें। कमरे में गूंजता, हवा में गूंजता, वैसे ही अर्धचेतन से पड़े रहे, न जाने कब तक। चौके बर्तन के कामकाज से निबटकर मालिनी आई तो कमरे की रोशनी बुझी दिखी, खिड़कियां ढकी दिखीं, सन्नाटा छाया दिखा। थके होंगे सफर से, अतः जगाना उचित न समझकर वैसे ही किवाड़ मूंद दिए और वापस चली गई। पर सुबोध बाबू की आंखें उस अंधकार के सागर में तैरती छत पर निराधार टिकी थीं। मन कुछ दूसरी उधेड़-बुन में लगा था। अंगुलियां अपने आप अपना हिसाब लगाती रहीं। करीब 10,000 प्रोविडेंट फंड के, 2,400 बैंक के, 550 उधार के, आधी रकम फिर बैंक में, आधी पढ़ाई लिखाई में, शेष अपने पर, दोनों पर। घड़ी की सुई हौले हौले चढ़ाई के बाद अब उतर रही थी। एक कब बजा, कब 2, कब 3, उन्हें कुछ भी पता न चला। वे उसी तरह करवट बदलते रहे बार बार। अंत में जब किसी तरह चैन मिला नहीं तो वे फिर उठ बैठे। दीवार पर टंगे चित्र को, अलमारी में रखे रुई के खरगोश को, दरवाजे पर रखी घोड़ा गाड़ी को, नन्हे पलंग को बार बार देखते रहे। खिलौनों की कंडी चारपाई के नीचे से निकालकर उसे उलटने पलटने लगे, बार बार बैलूनों पर हाथ फेरने लगे। मालिनी ने सुबह देखा, कमरे की रोशनी जली है, वे खिलौनों के ढेर में डूबे हैं। दीवार पर टंगे सारे चित्र उतार कर अपने सामने रख दिए हैं। होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, स्वयं ही कुछ बुदबुदा रहे हैं। आंखें लाल हैं, क्या सारी रात सोए नहीं? मालिनी देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। अधिक देखा न गया तो आंखों में आंचल रखकर चुपचाप चली गई। कुछ समय पश्चात खिड़की की राह पीली पीली किरणों ने झांका तो उन्हें जैसे होश आया। समय का भान हुआ। अचकचाते हुए एकाएक उठ खड़े हुए। वैसे ही बड़बड़ाते हुए बाल्टी थामे बाहर निकल पड़े गाय का दूध लाने के लिए। जब भी वे घर आते उनका हमेशा ये नियम था, बच्चे के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद होता है। उन्होंने सुन रखा था, देर से जाने पर पानी मिलाने का अंदेशा रहता है, अतः वे लपक लपक कर भागे। दूध लेकर आए तो दरवाजे पर खड़ी पत्नी ने चौंक कर कहा, ये सब क्या, किस लिए, किसके लिए? सच, क्या हो गया है आपको? बाल्टी हाथ से गिर पड़ी, सीढ़ियों पर औंधे मुंह लुढ़क पड़ी। वे भारी भारी कदमों से कमरे में लौटे और आंखें नीचे लेट गए। मालिनी ने दिन में फुर्सत के समय सुबोध बाबू का बक्स खोला तो अधिकांश रेशमी कपड़े के टुकड़े लाल पीले नीले गुलाबी रंग के भरे पड़े थे। बचकाने जूते के कई जोड़े थे जिन्हें हर महीने
किसी तरह अपनी बची बचाई तनख्वाह से खरीदना उनका हमेशा का नियम था। अक्सर वे उसी कमरे में बैठे रहते जहां खिलौने थे। वहां की सारी चीजें उन्होंने उसी तरह सजा के रखीं जैसे पहले रहती थीं। खिलौनों की जगह खिलौने, चित्र की जगह चित्र, पलंग की जगह पलंग, घोड़ा गाड़ी की जगह घोड़ा गाड़ी। कुछ दिनों तक सुबोध बाबू का यही क्रम चला। मालिनी ने कितना समझाया बुझाया, तरह तरह के उपदेश दिए, लेकिन फिर भी परिवर्तन न दिखा। पत्नी के सामने अब अवश्य हंसते मुस्कुराते या खुश रहते, यानी कि गमगीन न दिखने का अभिनय करते, लेकिन जो ही एकांत आता घटाएं घिर घिर आती। अपने को भुलाने की उन्होंने लाख कोशिश की, पर सफल न रहे। वास्तव में उनका दोष नहीं, उम्र का था। एक उम्र होती है जब दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, आदमी आसानी से झेल जाता है। दुख के घाव समय के मलहम से आसानी से भर जाते हैं, लेकिन एक अवस्था जिंदगी में ऐसी आती है कि जब दर्द की दरार किसी भी चीज से किसी भी तरह पटती नहीं, ज्यों ज्यों उसे पाटने की कोशिश करते हैं त्यों त्यों वो गहरी होती जाती है, नासूर के घाव की तरह। जब तक सुबोध बाबू काम पर थे, बाहर थे, चाहे या अनचाहे सब भूले रहते, यानी कि किसी तरह अपने को भुलाए रखते। लेकिन अब तो यही सराय, यही मंजिल, यही जिंदगी की आखिरी डोर थी, जिसे छूटने पर भी वे छूटने न देना चाहते थे। वैसे जैसे उनकी सारी आशाएं, सारे सपने इसी सुनहरी डोर पर बंधे हों, जो पता नहीं कब कहां निकल गई। लेकिन वे दोनों हाथों से जिसकी लकीर को, धुंधली सी छाया को अभी तक भी कसकर जकड़कर थामे हुए थे। सोचते थे यहां आकर एकांत शायद कम हो, एक दूसरे की निकटता संभवतः एक दूसरे की चिंताओं को कुछ कम कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुमसुम वे बैठे रहते, गुमसुम वो बैठी रहती, जैसे दो गूंगे गलती से मिल पड़े हों। कभी कभी ऐसे ही बहकी सी घटनाएं हो जाती, बहकी सी बातें हो जाती, और फिर दोनों चुपचाप बहके बहके से उलझे उलझे से रहते। मालिनी ने एक दिन कहा, इन चीजों से मोह करने से अब क्या, अच्छा है वो सब भूल जाएं। पर कैसे? सुबोध बाबू ने अबोध बालक की तरह कहा, ये सारी चीजें घर से हटा दें, जो दिल को दुख दें, उन्हें समेटे रहने से क्या। जैसा समझो, मलिन स्वर में उन्होंने कहा। जैसा नहीं, मैं ठीक कहती हूं। इन्हें देखने से मर्म पर बार बार आघात पहुंचता है, दुख होता है जो अब सहा भी नहीं जाता। जब तक ये पापी प्राण निकाले नहीं निकले, जीना तो है ही ना। रुंधे कंठ से मालिनी ने कहा और चुप हो गई। सुबोध बाबू फिर कुछ न बोल पाए, केवल रीति पलकों से देखते रहे। दूसरे दिन मालिनी ने सच ही कबाड़ी को बुलाया और वे सारी चीजें मुंह मांगे दाम पर लुटा दीं। भाव ताव मोल तोल कुछ भी नहीं किया। कबाड़ी ने जो कुछ कहा मान लिया। सामान उठ जाने पर भी सुबोध बाबू के मन से मोह ममता उठी नहीं। वे अब भी खोई खोई निगाहों से उन रीति जगहों को, रीति दीवारों को देखा करते, घूर घूर कर देखा करते, जैसे इस तरह ध्यान से देखने पर कुछ कुछ रहस्यमयी परछाई झलकती उन्हें अब भी दिखलाई देती हो। उनकी बुझी आंखें तक चमक उठती, मुरझाए अधर खिल उठते, रीते हाथों से रीति दीवारों पर हर समय सहलाते रहते। चूने से अक्सर हथेली सफेद हो जाती, लेकिन वे थकते न थे, थमते न थे। पास पड़ोस के संबंधियों ने सुझाया कि इस सब का एक ही इलाज है कि ये मकान ही नहीं, मोहल्ला भी छोड़ दिया जाए, तब शायद कुछ संभव हो सकता है। यहां पर रहने से तो हर समय याद आएगी ही, फिर भूल जाना कोई वश की बात तो नहीं। मालिनी ने दवा की तरह बात गांठ बांध ली। कुछ ही दिनों में वो मकान ही नहीं, वो मोहल्ला भी बदल गया। बहुत दूर कस्बे के दूसरे छोर पर वे चले आए। सुबोध बाबू अब हर समय यूं ही बैठे रहते। मालिनी से उनकी ये दशा देखी न जाती। एक दिन उसने सुझाया कि घर पर बैठे बैठे जी ऊब आता होगा, अतः कभी कभार टहल आना अधिक हितकर रहेगा।
स्वास्थ्य भी गिरेगा नहीं, मन भी बहल जाएगा। सुबोध बाबू सिर झुकाए सुनते रहे और शाम को यूं ही घूमने निकल गए। रोज ही सुबह शाम घूमना अब उनका नित्य का नियम हो गया। मालिनी ने चैन की सांस ली। सोचा ठीक ही तो है, धीरे धीरे समय सब कुछ भुला देता है, धीरज से बढ़कर और है भी क्या। वो सोच ही रही थी कि तभी किसी ने बतलाया, सुबोध बाबू प्रतिदिन उसी मकान में जाया करते हैं जहां पहले रहा करते थे। वहां अब कोई दूसरे मद्रासी सज्जन आ गए हैं, बाल बच्चों वाले हैं, अतः उनका इस तरह यों वक्त बेवक्त आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। सुना है उन्होंने आने से मना भी कर दिया है, लेकिन वे जाते रहते हैं। एक बार तो कहा सुनी हो गई, मारपीट तक की भी नौबत आ गई। इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी जाना रुका नहीं। अब आंगन में ही कम से कम एक बार तो टहल ही आते हैं। मालिनी का हृदय भर आया। सांझ के समय सोचती हुई बोली, वो मकान आपको पसंद है जहां हम पहले रहते थे? क्यों? नहीं, हम फिर वहीं चलते हैं। क्यों? आपको जो पसंद है ना? नहीं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं। विराम भरे स्वर में सुबोध बाबू बोले, है तो हर्ज भी क्या है, हम फिर वहीं चलते हैं। कुछ क्षण सोचते हुए द्रवित कंठ से सुबोध बाबू बोले, नहीं नहीं, तुम्हें अब अधिक दुख नहीं उठाने दूंगा। अब वहां फिर जाने की जरूरत नहीं। मैं फिर कहीं दूर बाहर नौकरी पर चला जाता हूं। कहीं तो ठौर मिल ही जाएगी। इस ढली जिंदगी का क्या, जो घड़ी गुजर गई वही बहुत है। अब इस बुढ़ापे में क्या चाकरी होगी। एक गहरी निश्वास भरती मालिनी बोली, क्यों नहीं होगी? वे कुछ ऊंचे स्वर में बोले और फिर चुप हो गए। पल भर का मौन भंग कर फिर सुनाते रहे कि उनके किन्हीं परिचित ने नया कारखाना लगाया है, जिसमें काम करने के लिए उन्होंने भी अर्जी भेजी है। कुछ उनके पुराने रिटायर्ड साथी भी वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने भी आने के लिए लिखा है। इस तरह कठिनाई नहीं रहेगी। थोड़े दिनों बाद वो उसे भी पास बुला लेंगे। भगवान की कृपा रही तो जगह की भी व्यवस्था हो जाएगी। फिर वे अंतिम समय तक वहीं रहेंगे, कभी भूल कर भी इधर नहीं आएंगे। जो स्मृतियां दुख दें उन्हें भूल जाना ही ठीक है। वे सोच ही रहे थे कि अंत में वो दिन भी आ गया जब सारा सामान लाद कर सुबोध बाबू का बूढ़ा काफिला फिर चल पड़ा। ढेर सा सामान रेल पर लादा जाने लगा। गर्म कपड़े थे, बर्तन भांडे थे और भी रोजमर्रा की जरूरत की बहुत सी चीजें थीं। मालिनी बहकी बहकी सी देख रही। मकान का इंतजाम हो जाए तो लिखिएगा, कुछ दिन वहीं रह लेंगे। मालिनी ने भरे स्वर में कहा, हां। केवल सिर हिलाकर वे चुप हो गए। टिकट रख लिया? हां। पैसे? हां। पहुंचते ही पत्र देना? हां। सब भूल जाना। सीटी बजी। दहाड़ती रेल आगे बढ़ी और देखते देखते ओझल हो गई। कुछ दिनों तक लगातार पत्र आते रहे। धीरे धीरे उन्हें भेजने की अवधि कम होती चली गई। लंबे अरसे से फिर कोई पत्र नहीं। मालिनी ने पत्र पर पत्र भेजे। अंत में तार के उत्तर में सुबोध बाबू के किन्हीं मित्र ने लिखा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। स्मृति भी अब कमजोर हो गई है। हर समय बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। पिछले दिनों बाथरूम में फिसलने से कुछ गहरी चोट आ गई थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। परिवार के लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर पत्र भेजने के लिए मना कर दिया था। चोट है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। घबराई सी मालिनी उधर भागी। वहां पहुंचकर जो देखा, अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। डॉक्टर नर्स खड़े हैं। सुबोध बाबू की आंखें शून्य पर निराधार टिकी हैं। घास की तरह सफेद दाढ़ी उगाई है। आंखें गड्ढे में जा धसी हैं। सारे चेहरे पर राख सी पुती है। आंखों की पुतलियां सफेद। पुकारा, जगाया, झकझोरा तो वे केवल एक ओर लुढ़क गए। मालिनी ने देखा पांव पर गहरा घाव है। सिराने के पास कुछ रुई रखी है। उनकी मुट्ठी में भी रुई का एक गोला सा भिंचा पड़ा है। ध्यान से देखने पर पाया कि रुई को
कपड़े में लपेटकर उन्होंने एक खिलौना सा बना लिया है। अभी आप सुन रहे थे हिमांशु जोशी की लिखी हुई कहानी खिलौने। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नई कहानियों की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।